नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत खबर हरिद्वार से। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 91वें निवारण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। सप्त सरोवर स्थित ब्रह्म निवास आश्रम में कार्यक्रम है जिसमें सीएम पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। तो सप्त सरोवर स्थित ब्रह्म निवास आश्रम में कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं और भी कई अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होंगे। 91वें निर्वाण दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम की मौजूदगी रहने वाली है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। प्रवेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज सीएम का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है हरिद्वार में, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है, कब पहुंचेंगे सीएम? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब से कुछ चंद मिनटों में जो सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं गाजियाबाद, सुबह देखा गया था गाजियाबाद किसी कार्यक्रम में शिरकत की थी, लेकिन जिस तरीके से अब भूपत वाला स्थित ब्रह्मांड दिवस उसमें आने वाले हैं और चंद ही मिनटों में बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम में 91वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और चंद ही मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लैंड होने के बाद जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो पूर्णतः चाक चौबंद पहले नहीं कर ली गई थी और सीएम अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करके और तुरंत जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी प्रवेश, ये भी बताइएगा इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है आश्रम में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले से ही देखा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री का जब भी हरिद्वार में दौरा रहा है, लगातार ही देखा जाता रहा है कि हरिद्वार में मुख्यमंत्री का दौरा लगातार होता है। तो इसी को देखते हुए जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो पूर्णतः चाक चौबंद कर ली गई थी। सुबह से ही जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, पुलिस बल जो है जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, जगह जगह पर हर वो व्यवस्थाएं तैनात है जो जिलाधिकारी की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर विशेष तौर पर इंतजाम किया गया। प्रवेश, बने रहिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो आज सीएम का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हरिद्वार की कावड़ पटरी पर भीषण हादसा हुआ है। 4 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 3 की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हरिद्वार की कावड़ पटरी पर भीषण हादसा सामने आया जहां 4 मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चारों बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही कलियर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी है। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तहकीकात तफ्तीश का सिलसिला लगातार जारी है। दर्दनाक हादसा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि आमने सामने इन गाड़ियों की टक्कर हुई है जिसमें 3 की मौत हो गई। प्रवेश इस बीच जुड़ चुके हैं। प्रवेश, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, 3 की मौत, 6 इसमें बुरी तरीके से घायल हैं। ताजा अपडेट। जी बिल्कुल, मैं आपको जिस तरीके से बता दूं कि देर रात ये जो कावड़ पटरी मार्ग पर हादसा देखने को मिला, हरिद्वार स्थित पिरानकलियर क्षेत्र में जो है ये हादसा हुआ और जिस प्रकार से ये देखा गया कि 4 बाइकें थी वो आमने सामने आपस में भिड़ंत हो गई। जो सड़क पर लाइट कम होने की वजह से जिस प्रकार से हादसे की जो प्रथम दृष्टया से निकलकर सामने आया, लेकिन ये देखा गया कि जो 3 लोग थे, जो 3 बाइक सवार थे वो तुरंत ही जो है ऑन द स्पॉट डेड हो गए थे और जो 6 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस प्रशासन की टीमें जो है मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मामले की में जांच भी शुरू कर दी, लेकिन अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार से ऐसे हादसों से बचने के लिए प्रशासन तैयारियां करता है। प्रवेश, जो घायल है उनकी क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 लोग घायल थे उनका उप जिला अस्पताल रुड़की में उपचार चल रहा है और ये भी माना जा रहा है कि वो लोगों की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि रात के वक्त में लाइट ना होने के बाद भी जो बाइक सवार थे वो काफी तेज थे, जिस वजह से ये दुखद हादसा देखने को मिला। प्रवेश, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है, किस तरह से अब आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि देर रात ये हादसा हुआ है, इसको लेकर के जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं, जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं और 3 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट आएगी। अब देखना होगा कि हादसे की जो मुख्य वजह है वो क्या निकलकर सामने आती है। ठीक प्रवेश, नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर चमोली से है। चमोली के पिपलकोटी सुरंग हादसे के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिले में निर्माणाधीन 3 रेलवे सुरंगों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सुरंगों और पुलों की सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। संवेदनशील स्थानों की पहचान, सुरक्षा मानकों के सख्त पालन और आपात स्थिति में त्वरित राहत बचाव सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन की टीम भी सुरंगों का निरीक्षण करेगी। दिनों जो घटना हुई है चमोली में उसके दृष्टिगत और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश है
कि जो भी टनल और ब्रिज जो भी हैं उन सभी का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। इस संदर्भ में रेलवे के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी टनलों का इंस्पेक्शन करें और हमारी भी एक टीम इसमें इंस्पेक्शन करेगी। वर्तमान में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में 3 टनल प्रस्तुत बन रही हैं, जिसमें काफ़ी हद तक कार्य पूर्ण हो चुका है। फिर भी सेफ्टी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सेफ्टी को लेकर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को भी निर्देशित किया गया। देहरादून में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने सामने है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर फॉर्म 7 के यहां पर कथित दुरुपयोग और बड़ी संख्या में वोट रद्द होने का मुद्दा उठाया। वही अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि कांग्रेस की सभी चिंताओं को सुना गया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के मुताबिक चल रही है। निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। देश के चुनाव आयोग है, उस पर मतदाताओं का भरोसा बिल्कुल नहीं रह गया। और उत्तराखंड की स्थिति अगर देखें तो ये कहते हुए हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि उत्तराखंड को मतदाता विहीन करने की एक साजिश है पात्र मतदाताओं की। 25 से पहले समरी रिवीजन इनके होते हैं चुनाव आयोग के, और उसमें डुप्लीकेट के नाम पर 5 लाख से अधिक वोटर काटे जाते हैं। 84 लाख से हम पहुंच गए 81 लाख पर। 81 लाख पर हमारा 84 लाख से 79 लाख पर पहुंच गए। 79 लाख पर हमारा शुरू होता है एसआईआर प्रोग्राम। एसआईआर में प्री एसआईआर लेवल पे 8 लाख वोट कट गए। देहरादून में एसआईआर को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग और बड़ी संख्या में वोट रद्द होने का मुद्दा उठाया। तो वही अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि कांग्रेस की सभी चिंताओं को सुना गया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के मुताबिक चल रही है। निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से फॉर्म 7 का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसकी वजह से जो है हजारों जो लोग हैं वो परेशान हैं। सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात करूं तो प्री एसआईआर में 8 लाख से ज्यादा लोगों के जो वोट हैं वो काट दिए गए हैं। आप देखिए, हमारे जो विधायक हैं कलियर के फुरकान अहमद जी, उनको खुद आपत्ति आ रही है। बल्कि अगर आप मैनुअल को पढ़ेंगे तो उसमें विधायक हैं, सांसद हैं और कुछ जो है लेखक हैं, ऐसी कुछ श्रेणियां दी हुई हैं। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से आज भेंट किया गया। उस भेंट के दौरान उनके द्वारा वर्तमान में जारी जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है इसकी जानकारी हासिल किया गया। अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर अत्यधिक संख्या में फॉर्म दावे आपत्ति के रूप में प्राप्त हो रहे थे। उसके बारे में कुछ उनका शंका था। सभी समस्याओं का हम लोगों ने सुनने का कार्रवाई किया। उसके उपरांत फिर उनको आश्वस्त किया है कि निर्वाचन नामावली की तैयारी के कार्यक्रम में और इस अभियान के दौरान सभी प्रक्रिया पारदर्शक ढंग से संपन्न की जाती है और नियमन संपन्न किया जाता है। में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश इठानी ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर कई गंभीर आरोप लगाए। सार्वजनिक आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मामले में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होनी चाहिए और सच सबके सामने आना जरूरी है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने, उसके साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड की तमाम मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने और सभी वरिष्ठ जनों ने सीबीआई जांच की मांग करी। दोषी भी सामने हैं और आरोपी भी निरंतर अंकिता भंडारी के माता पिता ने वीआईपी का नाम सामने रखा है। फिर भी सीबीआई जैसी संस्था
इस जांच को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए गंभीर प्रश्न है। चंपावत में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग पर्त्याल ने आरोप लगाया कि मामले में कथित वीआईपी का नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। उन्होंने अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं मिलने का दावा करते हुए सरकार से जवाब मांगा। पर्त्याल ने महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। 22 को आया हुआ था, 22 से और उससे पूर्व में भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश में बनी है, तब से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारे इस देवभूमि में हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का जो मामला 2022 में 18 सितंबर 2022 को आया हुआ था वहिंद्रा रिजॉर्ट में, उस मामले को लेकर सरकार अभी भी, सरकार और सीबीआई की जो जांच हो रही है वो काफ़ी उसमें बहुत ढिलाई की जा रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारी ये मांग है कि अतिशीघ्र ये हमारी जो बहन है अंकिता, इसको न्याय मिलना चाहिए और इनके परिजनों के सामने, इनके अंकिता के परिजनों के सामने पूर्ण न्याय सुनिश्चित। देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी बारिश के चलते सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला लिया गया है। पानीवाला मोड़ पर पहले से मौजूद दीवार को नुकसान पहुंचाने के बाद इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मसूरी के एसडीएम ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया। देहरादून मसूरी रोड पर भारी भूस्खलन से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कुठाल गेट से करीब 5 किलोमीटर आगे पहाड़ दरकने से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है। एक ट्रक भी रास्ते में फंस गया, जिसके बाद करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक संभालने और सड़क को सुचारू करने में जुटी हुई है। यात्रियों से मसूरी जाने के लिए हाथी पांव वाले वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की गई। नैनीताल में भारी बारिश के बाद नैनी झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादातर यहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से झील का पानी नियंत्रित करने के लिए सिंचाई विभाग ने गेट खोल दिए हैं। विभाग के मुताबिक बारिश अभी जारी है और जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में गेट खोलकर पानी की निकासी के जरिए झील का जलस्तर नियंत्रित किया गया है। आज सुबह हमारा जलस्तर 87 फुट 7 इंच रहा है और बारिश हमारी अभी तक की 1500 mm रिकॉर्ड की गई है, और जबकि लास्ट ईयर ही है 1522 mm थी, जो कि पिछले साल से लगभग 43 mm पानी बरसात इस बार ज्यादा है रिकॉर्ड हुई है। और आगे भी बारिश लगातार बढ़ने की संभावना है। संभवतः बारिश ठीक रहेगी और लेवल भी बढ़ने की संभावना है, जिसको रेगुलेट करने के लिए ही हमारे यहाँ गेटों का संचालन किया जा रहा है। देखिए, हमारा 15 अगस्त तक हमारा जो रेगुलेशन ऑर्डर के अनुसार 15 अगस्त तक हमारा झील का लेवल 86.5 फीट होना चाहिए और 30 अगस्त तक हम 87 फीट मेंटेन करते हैं। उसी चीज को रेगुलेट किया जाता है गेटों के बाद। रुड़की नगर निगम में जल भराव को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कृष्णा नगर में लंबे समय से जल भराव से परेशान टीचर्स, अभिभावक और स्कूली बच्चों नगर निगम कार्यालय पहुंचे और बच्चों ने पोषण और पढ़ाई का यहाँ पर व्हाइट बोर्ड लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जाहिर किया। आरोपी की शिकायतों के बावजूद अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। बच्चों को लेकर इसलिए आए हैं सर, इतना पानी है, बच्चे रोज गिर रहे हैं, पेरेंट्स भी गिर रहे हैं। हल्की सी बारिश होती है तभी पानी बढ़ जाता है। सर हमें मालूम है हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। सर ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है सर। हर बार के हम लोग आते हैं कि भाई बुलाते हैं पार्षद को, मेयर को, कोई सोल्यूशन नहीं है सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज बच्चों को लेकर आए हैं, शायद बच्चों की सुन ले सर। तो यही पढ़ाया जाए। वोट इन्हीं से चाहिए ना 18 साल में। फिर क्या फायदा सर? 18 साल में इन्हीं से वोट चाहिए ना। अगर वोट चाहिए तो काम कराइए। पल में आना पड़ रहा है मेरे को और वहाँ पे सारी जगह पानी भरा हुआ है। मैं डेली गिरती हूँ। देखो सर बच्चे, मैं डेली गिरती हूँ। वहाँ पे घुटने तक पानी है। ये सारा स्कूल के बाहर और कृष्णा नगर में भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? हम पिछले साल भी बोल रहे थे पर किसी ने नहीं सुना। मेयर मैम भी आई थी वहाँ पे। हमेशा दोपहर में निकलती है, ना तो शाम के टाइम आती है ना सुबह के टाइम आती है। हम ये पूछना चाह रहे हैं ये समस्या वही क्यों है, सारी जगह क्यों नहीं है? नहीं चाहते हैं या तो एक कुर्सी खाली करो वरना हमारी वोट वापिस करो।
देहरादून में पहाड़ों में आपदा से किसानों की जमीन को होने वाले नुकसान पर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से अलग हैं। भूस्खलन और नदी नालों के बहाव से कई बार जमीन इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती है कि दोबारा से खेती करना मुश्किल हो जाता है। विधायक ने कहा है कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और राहत देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से यहाँ पर जागरूक रहने के लिए भी अपील की गई है। अभी तक कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनी हुई है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है तो जो प्लेन में है वो खेती वहीं पे रह जाती है और पानी सूख जाता, फिर लोग जो है काश्तकार जो है दोबारा अपनी ज़मीन को कमाता। लेकिन पहाड़ की स्थिति अलग है। पहाड़ में अगर गदरे बढ़ गए, नदी बढ़ गए या कहीं से स्लाइड हो गया तो पूरी ज़मीन तहस नहस हो जाती है और दोबारा वहाँ पे ज़मीन दिखती नहीं कि यहाँ पे कभी ज़मीन रहेगी और उनको बहुत कम मुआवजा मिलता है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये स्थिति पहाड़ में बहुत दयनीय है। लगातार इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और वास्तव में पहाड़ में अब हमारी सरकार ने इस समय जो कृषि बीमा योजना चलाई है उससे भी काश्तकारों को काफ़ी फ़ायदा। मुनस्यारी में आपदा प्रभावित परिवार ने 1 महीने बाद मिली राहत सामग्री तहसील कार्यालय के बाहर लौटा दी है। 20 जुलाई को भारी बारिश में दुर्गाराम का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। परिवार का आरोप है कि करीब 1 महीने बाद प्रशासन ने राहत सामग्री के नाम पर 2 किलो चावल, तेल, माचिस, बिस्किट और पानी दिया है। परिवार ने इसे अपर्याप्त बताते हुए राहत सामग्री वापस करने का फैसला किया और तहसील कार्यालय के बाहर सामान रखकर लौट गया। उन्नीस जुलाई को 20 जुलाई को आपदा से दुर्गाराम जी का घर टूटता है और 1 महीने बाद प्रशासन द्वारा जब हम लोग वहाँ पर गए, हमने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और एसडीएम स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया। तो हमारे अवगत कराने के बाद जब आनन फानन में राहत सामग्री जो है प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा पहुँचाया गया तो उसमें मात्र 1-2 किलो चावल और बस 1 किलो चावल, 2 किलो चावल पहुंचाया गया। और उसमें जो है देखो, शर्म आनी चाहिए स्थानीय प्रशासन को भी और जो है सरकार को। क्या आपदा राहत सामग्री 1 किलो चावल होता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहता हूं। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।